हेलो दोस्तों, तो आज है कैलेंडर का दूसरा दिन। पिछली क्लास में हम लोग ने बहुत सी चीज़ों को जाना था और अभी भी कैलेंडर में बहुत सी चीज़ों को जानना बाकी है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को कैसे ज्ञात करना है और लगातार 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं और लगातार 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में कितने 29वां दिन होते हैं। और एक और चीज हम लोग जाने थे कि ओड डे कैसे निकाला जाता है। तो आज उसी पे आधारित कुछ सवाल हम लोग करते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग 1976 ईयर है, तो इसको कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो इसमें हम बताए थे कि 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने पे 4 से अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो बहुत से बच्चे जो जिसका बेसिक कमजोर है वो इस तरह से भाग करते हैं। 4 1976 इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो पहले इस तरह से करके दिखाते हैं, फिर इस तरह से डायरेक्ट जो एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट होते हैं जो रीजनिंग में, वो इस तरह से करते हैं। तो आज पहले इस तरह से करते हैं, उसके बाद इस तरह से करके दिखाएंगे। तो पहले 4 से भाग देंगे तो 4 बार में 16, उसके बाद शेषफल 3 आएगा, फिर 7 उतरेगा, फिर 9 बार में लगेगा तो फिर 36 यहाँ पे आएगा, फिर शेषफल 1 आएगा तो फिर 6 उतरेगा, फिर 4 बार में ये पूरी तरह से यहाँ पे शेषफल इसका 0 हो गया। अगर शेषफल 0 आने पे हम बताए थे कि शेषफल अगर 0 आए तो वो लीप ईयर होता है। तो ये एक लीप ईयर है। अब यहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग भाग देते हैं वो डायरेक्ट देते हैं। 4 चौक 16, बाकी बचा 3, यहाँ पे 37 हुआ, 4 9 36, बाकी बचा 1, 4 चौक 16। ये मतलब शेषफल यहाँ भी 0 आया है। तो ये हम जान गए हैं कि यहाँ पे शेषफल 0 आया है, तो ये एक लीप ईयर है। अब इसी में हम 2003 का निकालते हैं। 2003 का अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने पे तो 4 से अगर इसको 4 से 2003 में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 20 आएगा। 20 आने पे यहाँ पे शेषफल 0 आएगा। तो 0 आने पे फिर ये 0 उतरेगा। तो फिर हम अगर 4 को यहाँ पे 0 को नहीं लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे 0 देंगे तो फिर ये 3 उतरेगा। 3 उतारने के बाद 4 देखिए 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो 1 से तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो फिर 0 से लगाएंगे। 0 से लगाने के बाद यहाँ पे 0 आएगा और फिर लास्ट में शेषफल जो है 3 आएगा। शेषफल 3 आने पे जो हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि शेषफल 1 आए, 2 आए या 3 आए तो वो एक नॉर्मल ईयर कहलाता है। तो 2003 एक नॉर्मल ईयर कहलाएगा। तो इसके बाद सेंचुरी ईयर जो होता है उसमें लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कैसे पता करेंगे। तो सेंचुरी ईयर जो होता है, एक लिखते हैं जैसे 1900, जैसे लिखते हैं यहाँ पे 1700, जैसे लिखते हैं यहाँ पे 1600, जैसे लिखते हैं यहाँ 1800। तो सेंचुरी ईयर में क्या हम बताए थे कि 400 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे 1900 में, तो ये 4 बार में लगेगा। 4 बार में लगने के बाद 1600 यहाँ पे आएगा और शेषफल जो यहाँ पे आएगा 300 आएगा। शेषफल 300 आएगा। फिर यहाँ पे है 1700। अगर 1700 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर 4 बार में लगेगा। 1600 यहाँ पे आएगा और शेषफल यहाँ पे 100 आएगा। फिर यहाँ पे 1600 है, फिर 1600 को 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में मतलब पूरी तरह से खा जाएगा। तो शेषफल यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है। फिर बचा 1800, तो 1800 को फिर 400 से भाग देंगे तो 1800 है, फिर यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो ये 1600 में लगेगा, फिर शेषफल यहाँ पे 200 आएगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि मतलब सेंचुरी ईयर जो है उसमें अगर शेषफल 0 आता है तो वो एक लीप ईयर है। यहाँ पे लीप ईयर जो हो जाएगा ये 1600 वाला, जिसमें इसमें शेषफल जो है 0 आया है, तो ये हो जाएगा एक लीप ईयर। ये हो जाएगा एक लीप ईयर। बाकी जिसमें हम बताए थे कि 100 आए, 200 आए या 300 आए,
100 आए, 200 आए या 300 आए तो वो एक नॉर्मल ईयर होता है। तो ये 1900, एक 1700, एक और ये 1800, ये सभी नॉर्मल ईयर है, ये सभी एक नॉर्मल ईयर है। अब इसी में हम लोग पढ़े थे कि लगातार 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। तो लगातार 100 वर्ष में हम लोग 24 या 25 पढ़े थे। 24 कैसे होते हैं और 25 कैसे होते हैं वो हमने बता दिए थे कि किस तरह से उसका कॉन्सेप्ट है कि 24 कहाँ पे आता है और 25 कहाँ पे आता है। उसी तरह से लगातार 200 वर्ष में लीप ईयर जो पढ़े थे वो 48 या 49 होता है। और लगातार 300 वर्ष में लीप ईयर जो होते हैं वो 72 या 73 होते हैं। और लगातार 400 वर्ष में लीप ईयर 97 होते हैं। इसी तरह इसी के आधारित एक और हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि लगातार 100 वर्ष में कितने 29वां दिन होते हैं। लगातार 100 वर्ष में कितने 29वां दिन होते हैं। तो वो होते हैं 1124 बार या 25 बार, 1124 या 1125 बार। और लगातार 200 वर्ष में 2248 बार या 49 बार। लगातार 300 वर्ष में 3372 या 73 बार। और लगातार 400 वर्ष में 29वां दिन जो हम लोग पढ़े थे 4497 बार पढ़े थे। इतना तक हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ओड डे। तो ओड डे में हम लोग पढ़े थे कि मतलब 7 से डिवाइड करने पे जो भी बचता है वो ओड डे कहलाता है। तो ओड डे भी हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग इसके बाद पढ़े थे ओड डे। तो ओड डे में हम लोग पढ़े थे कि जो 7 से डिवाइड करने पे जो भी शेषफल बचता है वो ओड डे में काउंट होता है। तो वो जैसे हम लोग 2 ईयर पढ़े थे, 2 तरह के होते हैं। तो जैसे हम लोग दो टाइप पढ़े थे, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर में दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। ये सभी को पता है कि नॉर्मल ईयर में 365 डे होता है। और लीप ईयर में 366 डे होता है। अब यहाँ पे 366 डे बहुत से बच्चों जो नया है, और लीप ईयर में 366 डे होता है। जो यहाँ पे नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा कि 366 दिन कहाँ से आते हैं। लीप ईयर में एक जो होता है 29 फरवरी एक्स्ट्रा मतलब बढ़ जाता है। 29 फरवरी काउंट होता है, तो उससे यही एक दिन जो है एक दिन बढ़ता है, तो ये 366 दिन होता है। और 366 दिन। अब इसमें पता कैसे करेंगे कि मतलब ओड डे कितना है? तो इसमें जो है हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करने पे 365 को 7 से डिवाइड करने पे पहले 5 बार में लगाएंगे। तो यहाँ पे 7 × 35 आएगा और शेषफल 1 आएगा। और फिर 5 को उतारेंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 14 से कटेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। मतलब 52 वीक ये वीक होगा क्योंकि 7 से डिवाइड किए हैं। और हम लोग जानते हैं कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो इसी तरह ये 52 वीक हो जाएंगे, 52 वीक और एक डे, एक दिन, मतलब 52 सप्ताह और एक दिन हो जाएंगे नॉर्मल ईयर में। बाकी लीप ईयर में 7 से डिवाइड करने पे 7 से 366 में डिवाइड करेंगे तो ये पहले 5 बार में लगेगा, यहाँ पे 35 आएगा, फिर यहाँ पे शेषफल 1 आएगा, 6 उतारेंगे, फिर 7 को 2 बार से लगाएंगे तो यहाँ पे 14 आएगा, 14 को आएगा तो फिर यहाँ पे 14 आएगा, 14 आएगा तो यहाँ पे जो 16 में से 14 घटाएंगे, यहाँ पे 2 शेषफल आएगा। तो ये 52 वीक हो जाएगा और ये 2 ओड डे हो जाएंगे। यहाँ पे लीप ईयर में 52 वीक हो जाते हैं, 52 वीक और 2 ओड डे काउंट होते हैं, 2 ओड डे काउंट होते हैं। अब इसी में हम लोग पढ़े थे कि 100 वर्ष में कितने ओड डे होते हैं। तो 100 वर्ष में हम लोग कितने ओड डे पढ़े थे? 100 वर्ष में 5 या 6 ओड डे पढ़े थे। और लगातार 200 वर्ष में हम लोग 3 या 4 ओड डे पढ़े थे। और लगातार 300 वर्ष में 1 या 2 ओड डे पढ़े थे। और लगातार 400 वर्ष में 0 ओड डे पढ़े थे। तो यहीं पे हम लोग कल लास्ट वीडियो खत्म किए थे। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि किसी भी नॉर्मल ईयर का लास्ट डे और फर्स्ट डे, मतलब अंतिम दिन और पहला दिन, किसी भी, जैसे पहला दिन कौन होगा? पहला दिन होगा 1 जनवरी,
पहला दिन कौन होगा 1 जनवरी, और अंतिम दिन कौन होगा, अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर। ये किसी भी नॉर्मल ईयर का किसी भी 1 जनवरी या 31 दिसंबर वो समान दिन होते हैं। जैसे अगर बुधवार है 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को भी बुधवार ही होगा। अगर मंगलवार है 1 जनवरी को, तो ये 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा। मतलब सेम दिन होगा, 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम दिन होगा। यही कॉन्सेप्ट है इसका। अब यहाँ पे हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट आता है कैलेंडर रिपीटेशन। कैलेंडर रिपीटेशन में क्या होता है कि मतलब जैसे 2016 का कैलेंडर है, तो इसको हम फिर अगले साल कब यूज कर सकते हैं। 2016 का कैलेंडर अगली बार हम कब यूज कर सकते हैं, अगली बार कब हम यूज कर सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि 2016 का सेम टू सेम कैलेंडर किस ईयर में आएगा। तो ये कैलेंडर रिपीटेशन है। कैलेंडर रिपीटेशन मतलब कैलेंडर की पुनरावृत्ति या दोहराव कर सकते हैं। तो कैलेंडर रिपीटेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कोई भी कैलेंडर, जैसे 2016 का कैलेंडर है, तो उसको हम अगली बार कब हम यूज कर सकते हैं। सेम डे, सेम रविवार, सेम गुरुवार, सारा मतलब दिन सेम रहता है, सेम मंथ भी रहता है, सारा चीज सेम रहेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई भी कैलेंडर, तो यहाँ पे हम लोग 2016 को कब हम यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि शेषफल, यहाँ पे शेषफल 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 0 आता है। शेषफल 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 0 आता है। तो शेषफल अगर 1 आता है, तो यहाँ पे ये 6 साल के बाद ये कैलेंडर फिर से रिपीट हो जाएगा। अगर शेषफल 2 आता है तो ये 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। अगर शेषफल 3 आता है, तो ये फिर 11 साल के बाद ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। अगर शेषफल 0 होता हो, जैसे लीप ईयर के केस में ये 28 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। हम लोग पढ़े थे कि शेषफल 0 आने पे शेषफल 0 आने पे वो कोई भी ईयर हो वो लीप ईयर कहलाता है। तो लीप ईयर जो है वो 28 साल के बाद रिपीट हो जाएगा। अब इसी में कुछ अपवाद आते हैं जो कि लीप ईयर के केस में होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि सभी सेंचुरी ईयर, जैसे 1900, 1700, 1800, ये सभी नॉर्मल ईयर कहलाते हैं। कि कोई भी सभी सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होते हैं। कोई सेंचुरी ईयर जो होते हैं वो नॉर्मल ईयर भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1888 का केस लेके चलते हैं, 1888 का केस लेके चलते हैं, तो इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 1888, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि सभी सेंचुरी ईयर जो होते हैं वो लीप ईयर नहीं होते हैं। कुछ जो सेंचुरी ईयर होते हैं वो नॉर्मल ईयर भी होते हैं। तो बीच में लगातार के केस में जो लगातार आते हैं उसमें अगर बीच में सेंचुरी ईयर नॉर्मल ईयर आ जाए, तो वहाँ पे लीप ईयर के केस में ये वाला नियम जो है 28 साल वाला, ये फेल हो जाता है। तो यहाँ पे अपवाद में कुछ आते हैं। जैसे अगर हम केस ले ले 1692 का केस लेते हैं। ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा हम लोग जानते हैं। जैसे इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1692 पहले 4 से कटेगा, 16 फिर कटेगा, यहाँ 9 उतरेगा, फिर 2 से लगेगा
8, फिर शेषफल वहाँ 1 आया तो 2 उतरेगा, 4 तिया 12, ये हो गया, कट गया, मतलब शेषफल यहाँ पे 0 आया। शेषफल 0 आया तो ये कितने साल के बाद रिपीट करना चाहिए? 28 साल के बाद। लेकिन 28 साल के बाद ये जो है ये रिपीट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1700 है, 1700 जो है सेंचुरी ईयर है, ये नॉर्मल ईयर होता है। 1700 जो है नॉर्मल ईयर होता है, ये हम लोग पढ़े थे। क्योंकि सेंचुरी ईयर में अगर 400 से डिवाइड करने पे शेषफल 100, 200 या 300 आता है तो वो नॉर्मल ईयर कहलाते हैं। तो वहीं पे ये 1600 के जस्ट बाद जो 28 साल के बाद आएगा, जो 1692 में अगर हम 28 साल जोड़ भी देते हैं तो ये 0, ये 2, 1720 आता है। तो ये 1700 के जस्ट बाद है, 1700 के जस्ट बाद है। लेकिन 1700 क्या है? लीप ईयर नहीं है। 1700 अगर लीप ईयर नहीं है तो ये नॉर्मल ईयर है, तो ये 28 साल बाद ना होकर के ये 12 साल या 40 साल बाद रिपीट होगा। ये 12 साल या 40 साल बाद रिपीट होगा। तो ये 1692 है, 1692 है। 1692 में अगर 12 जोड़ते हैं, 1692 में अगर 12 जोड़ते हैं, ये 1704, मतलब 1692 वाला कैलेंडर जो है हम 1700, मतलब 1692 वाला कैलेंडर जो है हम 1704 में यूज कर सकते हैं। एक और, जब हम 40 जोड़ेंगे तो 1692 में अगर हम 40 जोड़ेंगे तो ये 1732 आएगा, 1732। तो ये हम 1692 वाले को 2 बार हम यूज कर सकते हैं, 1704 में या 1732 में। ये अपवाद जो है, ये अपवाद उसी समय हम लोग इसको अपवाद में लेंगे जब बीच में कोई सेंचुरी ईयर नॉर्मल ईयर निकल जाए, जब सेंचुरी ईयर नॉर्मल ईयर निकल जाए। लेकिन अगर 1704 से हम लोग को कहेगा कि मतलब ये कब रिपीट होगा, तो 1704 खुद एक लीप ईयर है, ये हमको पता है। क्योंकि इसका शेषफल जो है 4 से डिवाइड करने पे 1704 को 4 पहले 4 से लगाएंगे, 16 से कटेगा, 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे शेषफल 2 आएगा, फिर 4 उतरेगा, फिर 6 बार में पूरा कट जाएगा। मतलब यहाँ भी शेषफल 0 आ रहा है, तो ये मतलब खुद एक लीप ईयर है। अब ये लीप ईयर है तो हम जानते हैं कि लीप ईयर में शेषफल 0 आने पे ये 28 साल के बाद रिपीट करेगा। अब 1704 में अगर हम 28 जोड़ते हैं तो 1732 आता है, तो ये 1732 में ही रिपीट करेगा। अब बोलेंगे यहाँ पे तो 1692 के केस में 1732 और 1704 आया, आप 12 या 40 जोड़े, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 28 जोड़े, तो बीच में जो है 1700 जो है वो नॉर्मल ईयर आ गया। इसलिए हम यहाँ पे अपवाद है, ये अपवाद है। यहाँ पे बीच में अगर कोई भी सेंचुरी ईयर नॉर्मल ईयर आ जाता है तो वहाँ पे वो 12 या 40 जोड़ा जाता है। और अगर नॉर्मल ईयर मतलब सेंचुरी ईयर जो है अगर नॉर्मल ईयर नहीं आए तो 1700 के बाद 1728 तक में कहीं भी सेंचुरी ईयर नहीं है। 1704 के बाद 4 और 1732 के बीच में कहीं भी सेंचुरी ईयर नहीं है। तो अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो यहाँ पे 28 ही जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल 1 का एग्जाम्पल, शेषफल 2 का एग्जाम्पल और शेषफल 3 का एग्जाम्पल हम अगली स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम शेषफल 1, 2, 3 और 0 चारों का एग्जाम्पल सहित हम लोग पढ़ेंगे। अब एक शेषफल 1 आने पे हम बताए थे कि ये 6 साल के बाद कैलेंडर रिपीट करेगा, और शेषफल 2 आने पे ये 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट करेगा, और 3 आने पे भी 11 साल बाद रिपीट करेगा, और 0 आने पे ये 28 साल बाद रिपीट करेगा। लेकिन यहाँ पे इसके तो यहाँ पे इसमें एक अपवाद भी है। तो अपवाद क्या है? अपवाद क्या है कि मतलब अगर बीच में कोई भी सेंचुरी ईयर, मतलब कोई भी सेंचुरी ईयर नॉर्मल ईयर आ जाए, नॉर्मल ईयर आ जाए तो वहाँ पे 28 न जोड़कर 12 या 40 जोड़ा जाता है।
ये सिर्फ यहाँ पे लीप ईयर के ही केस में अपवाद है। बाकी हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो हम लोग ईयर उठाते हैं 1781। अब 1781 को अगर हम 4 से भाग देते हैं, 1781 को 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 4 बार में पहले खिलाएंगे तो 4 चौक 16 आएगा। फिर यहाँ पे शेषफल यहाँ पे 1 आएगा। फिर 8 को उतारेंगे, फिर 4 बार में 16 आएगा। फिर शेषफल यहाँ पे 2 आएगा। फिर 1 को उतारेंगे, फिर 5 बार में 4 पचे 20। यहाँ पे शेषफल जो है 1 आया। अब शेषफल 1 आने पे 1781 वाला कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट होगा। अब 6 साल के बाद रिपीट होगा। 1781 में अगर 6 जोड़ेंगे तो ये 1787। मतलब क्या कि 1781 ईस्वी का कैलेंडर हम 1787 में भी हम यूज कर सकते हैं। अब दूसरा जो है शेषफल 2, तो शेषफल 2 में हम लोग लेते हैं 1862 लेते हैं। अब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 1862 को तो पहले 4 बार में लगाएंगे, 4 चौक 16, फिर 2 आएगा शेषफल, फिर 6, 4 चौक 24, फिर 2 आएगा शेषफल, फिर यहाँ पे 2, 4 पचे 20, यहाँ पे शेषफल 2 आ रहा है। अब यहाँ पे हम बताए थे कि शेषफल 2 आएगा तो यहाँ पे ये 11 साल के बाद रिपीट करेगा। तो 1862 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो 1873 हो जाता है। तो हम 1862 वाला जो कैलेंडर है 1873 में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे शेषफल 3, अब शेषफल 3 का केस हम लेके चलेंगे तो 1875 यहाँ पे आप भाग निकाल सकते हैं। यहाँ पे शेषफल चलिए हम ही निकाल के दिखा देते हैं। 4 से भाग देने पे 1875 में 4 बार में पहले लगाएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 6 बार में लगाएंगे 24 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5, फिर 8 बार में लगाएंगे 32, यहाँ पे शेषफल 3 आया। अब शेषफल 3 आया तो शेषफल 3 के भी केस में यहाँ पे 11 साल बाद ये रिपीट करेगा। हम यहाँ पे इसमें 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1886 होगा। मतलब हम 1875 वाला कैलेंडर जो है 1886 में यूज कर सकते हैं। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सेंचुरी ईयर जो नॉर्मल ईयर कहलाते हैं। अब नॉर्मल ईयर कौन होंगे तो 1700, 1800, 1900 ये सभी नॉर्मल ईयर है। 2100, 2200, 2300 ये सभी नॉर्मल ईयर है। ये जितने भी है ये नॉर्मल ईयर है। तो इसमें अब आप लोग पूछिए कि ये कब रिपीट होंगे, तो इसमें भी पहला वाला ही ये केस अप्लाई होता है। कोई भी सेंचुरी ईयर जो है 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 इसमें भी 6 साल के बाद ये रिपीट कर जाएंगे। 1700 वाला कैलेंडर को हम 1706 में यूज कर सकते हैं। 1800 वाला कैलेंडर जो है हम 1806 में यूज कर सकते हैं। 1900 वाला कैलेंडर जो है हम 1906 में यूज कर सकते हैं। 2000 वाला कैलेंडर को आप देखिए यहाँ पे 2000 वाला आ गया। तो 2000 क्या है, 2001 लीप ईयर है। 2000 क्या है, एक लीप ईयर है। और हम क्या बताए थे, लीप ईयर वाला जो है इसमें 0 शेषफल आएगा तभी तो लीप ईयर होगा। अब लीप ईयर वाला केस जो है ये 28 साल बाद रिपीट होता है। 2000 वाला कैलेंडर जो है इसमें 28 जोड़ने पे ये 2028 में इसको यूज कर सकते हैं। 2000 वाला कैलेंडर जो है 2028 में यूज कर सकते हैं। अब आप लोग बताइए कि 2024 वाला कैलेंडर जो है 2024 वाला कैलेंडर कब हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं 2024 वाला कैलेंडर कब यूज कर सकते हैं। तो 2024 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2024 खुद एक लीप ईयर है। अब 2024 एक लीप ईयर है तो यहाँ पे भी 28 साल बाद ये भी कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। तो 2024 में अगर हम 28 जोड़ देते हैं, 2024 में अगर हम 28 जोड़ देते हैं तो ये 2052
हो गया। अब 2052 में हम इसको यूज फिर से कर सकते हैं। तो आप लोग 2024 वाला कैलेंडर को संभाल करके रख दें, उनको हम 2052 में फिर से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ सवाल लेके आए हैं जो पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? 1076, 1675, 1354 या 1998। अब लीप ईयर को ज्ञात करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करने पे 1076 में डिवाइड करेंगे, 4 से 1675 में डिवाइड करेंगे, 4 से 1354 में डिवाइड करेंगे, 4 से 1998 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड तो कर देंगे, लेकिन कैसे पता करेंगे कि लीप वर्ष है? तो शेषफल में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। शेषफल में 0 आना चाहिए। तो 4 से यहाँ पे 1076 में डिवाइड करने पे देखिए 2 बार में 8 आया, 2 7 फिर 6 से लगाएंगे तो जब 24 फिर 3 36, 9 से 36, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ 1675 में 16 फिर शेषफल 7 उतारे, 1 बार में 4 आया, 3 5, 8 बार में 32, यहाँ पे शेषफल 3 आया। 1354 में 4 तिया 12, 1 5 4 तिया 12, बाकी 3 4 4 8 32, यहाँ पे शेषफल 2 आया। यहाँ पे 4 से लगाने पे 4 चौक 16, फिर 3 9, 4 9 36, फिर 3 8 उतरेगा, फिर 4 9 36, यहाँ पे भी शेषफल 2 आया। तो शेषफल यहाँ पे 0 एक ही के केस में आया है, 1076 के केस में, 1076 के केस में आया है, तो लीप ईयर यही हो जाएगा। अब दूसरा सवाल है, कौन सा कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के समान होगा? तो 2003 का शेषफल इसमें कितना आता है, तभी हम पता कर पाएंगे कि ये 2003 कब रिपीट करेगा। तो 2003 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तभी पता चल पाएगा कि शेषफल कितना आया। 4 से 2003 में डिवाइड करने पे पहले 5 बार में लगाएंगे तो 20 बार में कट गया, फिर 0 उतरेगा, अगर नहीं लगेगा तो 0 यहाँ पे उतारेंगे, उसके बदले में यहाँ पे 3 उतरेगा। अब 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो 1 से तो लगा नहीं सकते हैं, तो एक बार फिर 0 से लगाएंगे तो यहाँ पे 0 उतरेगा और शेषफल में 3 आएगा। शेषफल 3 रहने पे हम क्या बताए थे कि कैलेंडर 11 साल में रिपीट करेगा। तो 2003 में अगर हम 11 जोड़ते हैं, 2003 में 11 जोड़ते हैं तो 2014 होता है, मतलब 2003 वाला कैलेंडर 2014 में रिपीट करेगा। तो यहाँ पे 2014 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लगातार 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं? तो लगातार 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं ये हमने बता रखे हैं। तो ये इसका आंसर 97 होगा। और चौथा सवाल जो है, कौन सा कैलेंडर 1923 के समान होगा? तो 1923 कब रिपीट करेगा? तो इसका शेषफल कितना आता है, इस पे हम लोग बता सकते हैं। 1923 को 4 से डिवाइड करने पे जितना शेषफल आएगा उसी से हम बता पाएंगे कि ये कितने साल बाद रिपीट करेगा। तो 4 से डिवाइड करने पे 1923 में 4 बार में 16, फिर 3, फिर 8 बार में 32, फिर 3 उतारे, नहीं लगा तो 0। अब यहाँ पे शेषफल 3 आ गया, शेषफल 3 आ गया। शेषफल 3 आने का मतलब जो ये है 11 साल बाद रिपीट करेगा। तो 1923 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो ये 1934 होता है, मतलब 1923 का कैलेंडर हम 1934 में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट सवाल जो है, कौन सा कैलेंडर 1688 के समान होगा? तो 1688 में
4 से भाग देने पे जितना शेषफल आएगा उसी से हम बता पाएंगे कि ये कितने साल के बाद फिर से रिपीट करेगा। तो 1688 को 4 से डिवाइड करते हैं। पहले 4 बार में लगाएंगे 16, फिर 8 उतरेगा, फिर 2 से लगाएंगे 8 कटेगा, फिर 8 उतरेगा, फिर 2 से लगाएंगे 8 उतरेगा। ये पूरा मतलब 0 आ गया शेषफल। 0 आने का मतलब है ये एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो ये एक 28 साल के बाद रिपीट करेगा। लेकिन हम क्या बताए थे कि अगर बीच में सेंचुरी ईयर, नॉर्मल ईयर आ जाए तो वहाँ पे 12 जोड़ा जाता है या 40 जोड़ा जाता है। तो अगर यहाँ पे 1688 में हम 12 जोड़ते हैं तो ये 1700 होता है और 1701 लीप वर्ष नहीं है, तो यहाँ पे 1700 आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 40 जोड़ा जाएगा। 1688 में 40 जोड़ेंगे तो ये 1728 यहाँ पे आंसर आएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि ये 1700 क्यों नहीं हुआ। अब 1700 क्यों नहीं हुआ तो आप लोग जानते हैं कि लीप वर्ष जो है उसको रिपीट करने के लिए कोई लीप वर्ष ही चाहिए। अब 1700 तो लीप ईयर है नहीं, 1700 लीप ईयर नहीं है तो ये 1700 फिर रिपीट कैसे करेगा, क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन जो होता है 29 फरवरी वो एक्स्ट्रा होता है। लेकिन 1700 लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो इसमें 29 फरवरी तो होगा नहीं, फिर ये रिपीट कैसे होगा, सेम टू सेम नहीं होगा ना। तो इसलिए 1700 इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा 1728 होगा। आप जो है 12 या 40 दोनों में से कोई भी डाल के जो है दोनों में से कोई भी आंसर 12 या 40 कोई भी दोनों में से जोड़ के आंसर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 12 जोड़े हैं तो ये 1700 आएगा। तो 1700 एक लीप वर्ष नहीं है तो इसका आंसर 1700 नहीं होगा। 12 या 40 जोड़ने पे भी लीप वर्ष ही आना चाहिए तभी उसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1728। अब हम यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।